एक लेखक ने उनके बारे में एक नाटक लिखा। उस लेखक का नाम है मोहन राकेश और नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। कभी मौका मिले जिंदगी में तो पढ़िएगा उसको। हेलो एंड वेलकम। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो ना, वो इस ओरिजिनल हिंदी नाटक का एक बहुत ही आर्टिस्टिक कवर है। ये रंग, ये डिज़ाइन, ये सिर्फ एक किताब का कवर नहीं है, बल्कि उन तूफानी भावनाओं का हिंट है जो इस नाटक के अंदर छिपी हैं। कहानी की सेटिंग एक बहुत ही शांत, खूबसूरत से पहाड़ी गांव की है। एक ऐसी जगह जहां नेचर और इंसानी जज्बात बिल्कुल एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। आषाढ़ के पहले दिन की वो झमाझम बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट, ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि हमारे किरदारों के अंदर चल रही उथल-पुथल का एक बहुत ही सटीक रिफ्लेक्शन है। अब ड्रामा शुरू हो उससे पहले जरा मेन कैरेक्टर से तो मिल लें। सबसे पहले है मल्लिका, एक बेहद प्योर आइडियलिस्टिक गांव की लड़की। फिर है हमारे कालिदास, गांव के एक बहुत ही सेंसिटिव और टैलेंटेड कवि। मल्लिका की माँ है अंबिका, जो एकदम प्रैक्टिकल हैं और दुनियादारी समझती हैं। इसके बाद एंट्री होती है विलोम की, जो कड़वी सच्चाई का दूसरा नाम है। और हाँ, एक राज्याधिकारी है दंतुल। बस यही वो लोग हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी कहानी घूमने वाली है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव पर, आहट हिरण, यानी एक ऐसा क्लैश जो दो अलग अलग दुनियाओं को आमने सामने ला खड़ा करता है। गांव की उस मासूम और शांत जिंदगी में बाहर की दुनिया का दखल कैसे होता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। जरा मल्लिका की इस बात पर गौर कीजिए। वो कहती है, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मतलब उसका बारिश और कालिदास के लिए जो प्यार है ना, वो किसी मतलब या फायदे के लिए नहीं है। समाज क्या कहेगा, माँ कितनी परेशान है, इन सब की परवाह किए बिना वो अपने उस एकदम प्योर, बिना शर्त वाले प्यार के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। ये सच में बहुत पावरफुल है। और फिर आता है कहानी में वो बड़ा मोड़। कालिदास को एक घायल हिरण का बच्चा मिलता है जिसे किसी ने तीर मारा है, और वो उसे बचा लेता है। तभी वहां राज्य का एक बड़ा अफसर दंतुल आ धमकता है और कहता है कि ये शिकार उसका है क्योंकि तीर उसने चलाया था। लेकिन कालिदास, वो साफ साफ उस मासूम जानवर को देने से मना कर देता है। देखिए, बात सिर्फ एक हिरण की नहीं थी। ये सीधा सीधा गांव वालों के नेचर के प्रति प्यार और एक सत्ताधारी के अहंकार के बीच की टक्कर थी। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, द कॉल ऑफ उज्जैनी, यानी महान बनने का वो बड़ा प्रलोभन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसी बहस के बीच दंतुल को अचानक रियलाइज होता है कि वो जिससे लड़ रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि महान कवि कालिदास हैं। फिर वो एक ऐसी खबर देता है जो सब पलट देती है। दंतुल बताता है कि उज्जैनी के सम्राट कालिदास की रचना ऋतु संहार से इतने इम्प्रेस्ड हैं कि वो उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। सोचिए, गांव के उस छोटे से घर में इस शाही न्योते ने कैसी खलबली मचा दी होगी। अब यहाँ आकर हमें दो एकदम अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। कालिदास को डर सता रहा है कि अगर वो अपनी मिट्टी, अपने इस नेचर से दूर गए तो उनकी कला, उनकी इंस्पिरेशन सब खत्म हो जाएगी। वो किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ है मल्लिका। उसका प्यार इतना निस्वार्थ है कि वो कालिदास को जिद करके उज्जैनी जाने के लिए मना लेती है। वो चाहती है कि कालिदास का टैलेंट पूरी दुनिया देखे, ये जानते हुए भी कि कालिदास के महान बनने का सीधा सा मतलब है उनका मल्लिका से हमेशा के लिए दूर हो जाना। और यहीं से हम एंटर करते हैं कहानी के चौथे फेज में, आदर्श बनाम कठोर यथार्थ। एक ऐसा वैचारिक संघर्ष जो बहुत सीरियस है। अब इस पॉइंट पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बहुत ही ध्यान देने वाला है। एक तरफ मल्लिका का आइडियलिज्म है, वो उस प्योर और फॉर्मलेस प्यार को डिफेंड कर रही है। लेकिन उसकी माँ अंबिका, वो ठहरी एकदम प्रैक्टिकल। अंबिका को रोटी की चिंता है, घर की गरीबी दिख रही है और समाज के तानों का डर है। उनका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि भाई, सिर्फ हवा हवाई बातों और भावनाओं से तो पेट नहीं भरता ना, जिंदगी जीने के लिए बेसिक चीजें तो चाहिए ही चाहिए। और इसी कड़वी सच्चाई को शब्दों में पिरोता है विलोम। उसका ये स्टेटमेंट सच में सीधा चुभने वाला है। वो कहता है कि विलोम आखिर है क्या? एक अनसक्सेसफुल कालिदास, और कालिदास क्या है? एक सक्सेसफुल विलोम। बात समझ रहे हैं? वो कालिदास के उस महान और लार्जर देन लाइफ वाले इमेज को तोड़कर उसे बिल्कुल आम इंसान के लेवल पर ले आता है, जहां दोनों एक दूसरे के अक्स जैसे लगते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। चलिए अब रुख करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, वर्षों बाद का वो परिणाम जब समय का पहिया सब कुछ कुचलकर आगे बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं कि वक्त ने इन किरदारों के साथ क्या खेल खेला।
जब से कालिदास उज्जैनी गए, सफलता उनके कदम चूमने लगी। उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत जैसे कमाल के महाकाव्य लिख डाले, और तो और एक शाही परिवार की राजकुमारी से शादी भी कर ली। लेकिन पीछे गांव में क्या हुआ? मल्लिका की जिंदगी गरीबी और अभावों में डूब गई। अंबिका गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उनके घर की दीवारें तक खस्ता हाल होकर टूटने लगी। मल्लिका की हालत अगर आप इमेजिन करें तो आंखें भर आएंगी। उसके पास अब सिर्फ पुरानी यादें और एक ना खत्म होने वाला इंतजार है। वो अपना पूरा दिन कोरे पन्नों को अपने हाथों से सीने और उनकी जिल्द बांधने में निकाल देती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसका कालिदास वापस आएगा और उन पन्नों पर अपनी नई कविताएं लिखेगा। उसकी ये खामोश उम्मीद, उसका ये अटूट विश्वास, और वो भी तब जब उसकी बीमार माँ उसके सामने ही पल पल मौत की तरफ बढ़ रही है। ये बहुत दर्दनाक है। और इसी बीच कहानी में एक नया नाम सामने आता है, मातृगुप्त। ये कोई और नहीं, कालिदास की नई शाही पहचान है। उन्हें कश्मीर का शासक बना दिया गया है। पर अगर गहराई से सोचें तो क्या ये उनकी जीत थी? शायद नहीं। ये एक तरह से उनकी अपनी असली पहचान का खो जाना था। वो प्रकृति से जुड़ा, भावनाओं से भरा गांव का कवि कालिदास अब कहीं पीछे छूट गया था, और उसकी जगह ले ली थी सत्ता के सांचे में ढले एक शासक मातृगुप्त ने। अब इतनी दुखद सिचुएशन में एक बड़ी ही अजीब और डार्क कॉमेडी जैसी घटना होती है। उज्जैनी से 2 शहर की पढ़ी लिखी रिसर्चर रंगिनी और संगिनी गांव में आती हैं। उनका मोटिव क्या है? महान कवि के लोकल बैकग्राउंड पे रिसर्च करना। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, वो मल्लिका की जिंदगी को देखकर कहती हैं कि ये तो बहुत ही साधारण है। वो उस इंसान को पहचानने में पूरी तरह फेल हो जाती हैं जो असल में उस महान कवि की सारी कला और इंस्पिरेशन का इकलौता और सबसे सच्चा सोर्स थी। और यही सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर आर्टिस्टिक सक्सेस और इन बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की असली कीमत क्या होती है? महानता का ये भारी बिल आखिर चुकाता कौन है? कालिदास ने तो कामयाबी का शिखर छू लिया, लेकिन उसके लिए मल्लिका ने अपना जो वजूद मिटा दिया, वो सोचने पर मजबूर करता है। एक बड़ी सफलता के पीछे अक्सर किसी और का खामोश, अनदेखा संघर्ष छिपा होता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके जहन में काफी देर तक गूंजती रहेगी। फिर मिलेंगे